हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशेस। विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं। कपड़ों पर जो हम परिसज्जा करते हैं तो ये परिसज्जाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनमें सबसे पहली परिसज्जा है कैलेंडरिंग की परिसज्जा। कैलेंडरिंग एक यांत्रिक परिसज्जा है। जैसे हम घरों में कपड़ों पर प्रेस करते हैं उसी तरह से ये फैक्ट्री में, उद्योगों में, मिलों में कपड़ों को प्रेस करने के लिए, उनको अच्छी तरह से समतल चिकना करने के लिए की जाती है। ये सबसे लास्ट में, आखिर में की जाने वाली परिसज्जा है। जो कपड़े पर हमने कोई भी भौतिक या यांत्रिक परिसज्जा की हो या रासायनिक परिसज्जा की हो, उसके बाद लास्ट में हम इस परिसज्जा को करते हैं। तो कैलेंडरिंग की जो परिसज्जा होती है, ये क्या होता है, गरम रोलर के बीच में से कपड़े को निकालते हैं, गुजारते हैं। ठीक है, तो ये इसका लाभ क्या है, सलवट खत्म हो जाती है, वस्त्र में चिकनापन आ जाता है, एक रूपता, एक समान उसकी सतह हो जाती है, जिसमें उसमें चमक भी आ जाती है। अब इसके लिए विधि क्या है, एक कैलेंडर मशीन होती है जो भारी मशीन है, इसका हम यूज़ करते हैं। इसमें कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 7 रोलर होते हैं। ये जो 7 रोलर वाली मशीन है, इसमें 4 रोलर स्टील के, 3 नरम होते हैं। हर एक 2 है तो 2 में भी एक दोनों हो जाएंगे। एक रोलर जो है वो स्टील का होगा और एक जो है नरम होगा, सतह वाला। जो स्टील का रोलर होता है उसको गैस या भाप से गर्म करते हैं। ठीक है, और जो रोलर नरम सतह का होता है, उसकी नरम सतह किससे बनती है, कपास के तंतु से या कॉर्न हस्क के द्वारा वो बनती है। ठीक है, जो रोलर की घूमने की स्पीड होती है वो इस तरह से सेट की जाती है कि 1 मिनट में 135 मीटर कपड़ा प्रेस किया जा सके या उसमें से निकल सके। ठीक है, तो इसकी स्पीड मशीनों की वजह से काफ़ी तेज हो जाती है और दबाव भी उस पर डाला जाता है, जो 40 से 60 टन का दबाव कपड़ों पे डलता है जब रोलर के बीच में से कपड़े को हम निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कपड़े को चमकदार ज़्यादा बनाना है तो हम कपड़े पर पहले कलफ या मोम लगा लें, उसके बाद कैलेंडर मशीन में से कपड़े को गुजारें तो शाइनिंग जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दबाव, ताप और नमी, ये इन 3 चीज़ों को हम इसमें ध्यान रखते हैं। कितना दबाव डालते हैं, नॉर्मली 40 से 60 टन होता है। तापमान कितना रखना है और नमी कितनी रखनी है, नमी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा शाइनिंग कपड़े में चाहिए तो हम ज़्यादा तापमान रखेंगे और दबाव भी ज़्यादा डालेंगे। लेकिन ये हम प्रक्रिया लिनन, सूती, रेयॉन, रेशम, चारों पे हम कैलेंडरिंग करते हैं। लेकिन अगर हमें सिल्क के ऊपर करना है, सिल्क के ऊपर अगर हमने कैलेंडरिंग करनी है, चमक लानी है, तो तापमान और दबाव दोनों हम कम रखेंगे। ज़्यादा रखने से कपड़े को नुकसान पहुंच सकता है। तो सूती के ऊपर, लिनन के ऊपर और रेयॉन के ऊपर, इन तीनों पे हम ज़्यादा कर सकते हैं तापमान और दबाव, लेकिन सिल्क पे दबाव, तापमान हल्का रखेंगे। इससे प्रेस भी हम हल्की गर्म सिल्क के ऊपर करते हैं। उसके बाद दूसरा है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग को हम हिंदी में विरंजन कहते हैं। विरंजकों का प्रयोग घरों में भी हम करते हैं। ब्लीचेस का प्रयोग क्यों करते हैं, ये रासायनिक हमारी फिनिश होती है, परिसज्जा होती है, केमिकल प्रोसेस। इसके क्यों करते हैं ब्लीच का प्रयोग, सफ़ेद कपड़े जब पीले पड़ जाते हैं तो सफ़ेदी बढ़ाने के लिए हम ब्लीच का यूज़ करते हैं। कुछ कपड़ों में प्राकृतिक अशुद्धियों की वजह से मटमैलापन होता है तो ब्लीच करनी पड़ती है। कपड़ों पर एक समान डाई कलर चढ़े, इसके लिए उनको डाई करने से पहले या प्रिंटिंग करने से पहले हमें कपड़ों के ऊपर विरंजन करना पड़ता है। कई बार कुछ कपड़ों का कलर घर में फेड हो जाता है जल्दी, नए कपड़े के ऊपर ही कलर फेड होने की वजह से उसको हम दोबारा डाई करना चाहते हैं, तो पुराना कलर पूरी तरह से निकालने के लिए हम ब्लीचेस का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद उसकी अवशोषकता बढ़ाने के लिए, अवशोषकता नमी सोखने की क्षमता, अगर हम ब्लीच का प्रयोग करते हैं तो कपड़े की नमी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। अब हम जो ब्लीचेस का प्रयोग करते हैं, विरंजक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है ये पदार्थ ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इनमें सबसे ये 6 नाम दिए गए हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसको जैवले वाटर कहते हैं, इस पदार्थ का प्रयोग सिल्क के ऊपर, रेशम के ऊपर कभी भी नहीं करना चाहिए। सेकेंड, पोटाशियम परमैंगनेट, लाल दवाई। लाल दवाई, इसको हम विसंक्रामक पदार्थ, पानी को साफ करने के लिए या हम जख्म को साफ करने के लिए, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो करते हैं। सोडियम परबोनेट का हम यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, सोडियम क्लोरेट और सोडियम डाइक्रोमेट। ये सभी 6 पदार्थों के जो नाम लिखे हैं, ये खुद ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन कपड़े में जाकर प्रक्रिया करती है, चाहे वो धब्बे को हटाना हो या सफ़ेदी लाना हो, तो वो प्रक्रिया ऑक्सीजन करती है और कपड़ा ब्लीच हो जाता है। कुछ नेचुरल भी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच होती हैं, जैसे शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश। घरों में हम आमतौर पे जब कपड़ों को धोते हैं, हमारे इंडिया में काफ़ी महीने धूप भी रहती है, तो हम कपड़ों को अगर धोकर धूप में सुखाते हैं तो ताज़ी हवा, धूप, और अगर घास पे भी डाल दिया जाए तो सफ़ेद कपड़ों और बाकी कपड़ों में से हल्के छोटे मोटे दाग धब्बे तो अपने आप दूर हो जाते हैं और सफ़ेद कपड़ों में चमक आ जाती है। उसके बाद है रिड्यूसिंग एजेंट। ये वो होते हैं जो धब्बे में से या कपड़े में से ऑक्सीजन को निकालते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग खुद ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन कपड़े में से या धब्बे में से निकालते हैं और वो ऑक्सीजन फिर कपड़े का विरंजन करती है, ब्लीच करती है। इनके 4 नाम हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड और चौथा सोडियम थायोसल्फेट। जब भी कोई भी हम ब्लीच का प्रयोग करें तो कुछ प्रिकॉशंस या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहला, एक नियंत्रित तापमान, कंट्रोल्ड टेम्परेचर, किस तापमान पे हम ब्लीच का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, उसका कंसंट्रेशन या घोल कितना पतला है या गाढ़ा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टाइम, कितनी देर के लिए ब्लीच कपड़े के ऊपर हमने लगाया। अगर इन तीनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कपड़े को नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, रिंस थोरोली, अच्छी तरह से पानी में से ब्लीच को खंगाल कर निकाल देना चाहिए। साफ पानी से अच्छे से खंगाल कर निकालें। अगर ब्लीच बची हुई कपड़े में रह गई तो कपड़े को वो कमज़ोर कर देगी। ठीक है, अब है हमें ब्लीचिंग ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, अलग अलग कपड़ों को कैसे ब्लीच करना है। सबसे पहला, सूती कपड़े। सूती कपड़ों को शुद्धिकरण के बाद, धोने के बाद साफ करके फिर हमने ब्लीच करना है। धोने के बाद हम उसे 12 से 14 घंटे पहले कास्टिक सोडा के अंदर उसको उबालेंगे। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें उसको उबाला जाता है। फिर कपड़े को धोया जाता है। धोने के बाद हल्का सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल में उसको धोना है। उसके बाद फिर दोनों क्रिया A और B को रिपीट करना है। धोने के बाद फिर उसको हम कास्टिक सोडे में उबालेंगे, फिर धोएंगे, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से उसको धोएंगे। तो ये 2 बार करने के बाद फिर कपड़े को हमने ब्लीच करना है। ब्लीच करने के लिए हम दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैवले वाटर या हाइड्रोजन परऑक्साइड, दोनों ही ऑक्सीकारक ब्लीच होते हैं। अगर हम जैवले वाटर लेते हैं तो उसका ठंडा घोल लें, अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं तो उसका गर्म घोल हमें लेना है। उसके बाद कपड़े को हमने धो देना है। फिर है लिनन की ब्लीच। लिनन के लिए, लिनन में अपने आप प्राकृतिक मटमैलापन होता है, जिसकी वजह से उसका रंग सफ़ेद नहीं होता, भूरेपन में होता है। तो उसको हम पहले चूने के घोल में 8 से 10 घंटे उबालेंगे। चूने के घोल में 8 से 10 घंटे उबालने से उसमें जो मोम चिपकी हुई है वो अलग हो जाती है। फिर उसको हम हल्के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घोल के अंदर उसको डालते हैं, फिर उसको धोते हैं, फिर उसको हम कास्टिक सोडे के घोल में उबालते हैं। इससे कपड़ा जो है उसके बाद फिर उसके ऊपर विरंजन पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए भी हम सोडियम हाइपोक्लोराइट ले सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड उसी तरह से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा ब्लीचिंग करेंगे हम इसके लिनन के कपड़ों की, वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो हर बार जल्दी जल्दी इसको ब्लीच नहीं करना चाहिए।
तीसरा है सिल्क के ऊपर, रेशम के ऊपर हमें कैसे ब्लीच करना है। रेशम जो है इसके ऊपर प्राकृतिक अच्छी किस्म की सिल्क को हमें ब्लीच करने की जरूरत नहीं पड़ती। वाइल्ड सिल्क, जंगली रेशम, जो कीड़े ने जंगल में कोई भी पत्ते, ओक के, अरंडी के, किसी भी पेड़ के पत्ते खाकर जो सिल्क मिलती है उसे वाइल्ड सिल्क कहते हैं। और इसके अंदर एक ब्राउनिश मटमैलापन प्राकृतिक कलर होता है। तो इसके लिए हमें सोडियम पेरोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दोनों में से किसी का भी यूज़ करें। जेवले वाटर का प्रयोग कभी भी नहीं करना और बाद में इस ब्लीच को कपड़े में से अच्छी तरह से धो दें। फिर है ऊन। ऊन के अंदर भी सल्फर की वजह से कुछ हल्का भूरापन होता है, तो इसको हम ब्लीच करने के लिए सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस कपड़े पे छोड़ें। उसके बाद हम कपड़े को सल्फ्यूरस अम्ल के घोल में डालें। सल्फ्यूरस अम्ल में डालने के बाद फिर उसके ऊपर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डालेंगे और फिर कपड़े को अच्छे से धो देंगे। इससे ऊन का कपड़ा जो है वो ब्लीच हो जाएगा। पांचवा है मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाए गए तंतुओं। इसमें पॉलिस्टर वगैरह को कोई ब्लीच करने की जरूरत नहीं होती है। हम क्योंकि इनके ऊपर ब्लीच जो है तंतु अवस्था में भी कर सकते हैं और तंतु अवस्था में की गई होती है, इसलिए कम जरूरत पड़ती है। अगर उसके बाद रेयन में विस्कोस रेयन के ऊपर ब्लीच करें तो जेवले वाटर या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का घोल लेना है जो कम शक्ति वाला पतला घोल हो। लेकिन क्यूप्रामोनियम रेयन के ऊपर हमने सिर्फ जेवले वाटर का पतला घोल लेना है, इस पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं यूज करनी। फिर है नायलॉन। नायलॉन के ऊपर ना हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करनी है, ना हमने जेवले वाटर यूज करना है, केवल नमक का घोल, सोडियम क्लोराइड का घोल से हम इसको ब्लीच कर सकते हैं। हम अपने घरों में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए कुछ पदार्थ, ये सब पदार्थ हम फैक्ट्री वगैरह में, मिलों में यूज़ करते हैं। घरों में हम ऑप्टिकल ब्लीच जैसे रानी पाल वगैरह सफ़ेद कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कपड़े के ऊपर एक फ्लोरेसेंट लाइट चमक पैदा कर देते हैं, उनका पीलापन दूर करते हैं। उसके बाद तीसरी हमारी परिसज्जा है साइजिंग। साइजिंग जो कपड़ों पर स्टार्च या मांड लगाई जाती है। साइजिंग कपड़ों पर स्टार्च या मांड लगाना, इसका क्या फ़ायदा है? कपड़े की बनावट में जो भी दोष कमियां हैं वो छुप जाती हैं। ये कपड़ों के ताने और बाने के धागों के बीच में जो छेद होते हैं उन छेदों में मांड भर जाती है, तो छेद बंद हो जाते हैं और इससे कपड़े का भार भी बढ़ जाता है और ये कपड़े में कड़ापन ला देती है और कपड़ा जो है फ्रेश लगता है। जैसे कुछ कपड़ों में अगर स्टार्च ना दें तो वो ढीले ढाले बेजान से लगेंगे धोने के बाद भी, और स्टार्च देने के बाद कड़ापन आ जाता है और स्टिफनेस आ जाती है और बिल्कुल ताजे लगने लग जाते हैं। साइजिंग के लिए कपड़ों पर मांड लगाने के लिए दो प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थ और उसमें चिकनाई देने वाले पदार्थ। रासायनिक पदार्थों में हम चीनी मिट्टी, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, और जो उसको चिकना बनाएं उसके लिए हम कोई भी पैराफिन, मोम, तेल या ग्लिसरीन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चिकना पदार्थ भी स्टार्च के घोल में रासायनिक पदार्थ के साथ मिला दें तो क्या फ़ायदा होता है? वस्त्र, कपड़ा जो है कोमल हो जाता है और चिकना हो जाता है। ये जो स्टार्च लगाया जाता है, एक बार लगाने के बाद फिर हमने कपड़े को धोया तो कपड़े में से निकल जाती है और बार बार इसको हमें फिर लगाना पड़ता है। लेकिन आजकल कुछ कपड़ों में ये फिनिश पहले से ही की गई होती है, जिससे कि धोने के बाद भी आपको कपड़े को स्टार्च नहीं करना पड़ता। तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें मांड के घोल में ही रेजिन मिला देते हैं और अच्छे तापमान पर उसको सेट करते हैं, जिससे कि धोने से भी ये स्टार्च उतरता नहीं है। ये प्रक्रिया जो है, इसमें मांड मिलाने के लिए कपड़ों को दो रोलर के बीच में से गुजारते हैं। ठीक है, अब उन दोनों रोलर के बीच में से जब गुजार रहे हैं तो एक रोलर के ऊपर लगातार कंटिन्यूसली मांड का घोल उस पर डालते रहते हैं। तो मांड का घोल रोलर पे से होता हुआ कपड़े पे जाता है। दोनों कपड़ों के बीच से, दोनों रोलर के बीच से कपड़ा निकला तो दबाव के द्वारा वो उस मांड का घोल कपड़े पर चिपक जाता है। ये हम पहनने वाले कपड़ों पे, चादरों पे मांड लगाते हैं और सूती कपड़ों पे आरकंडी और कैमरिक पे इसको स्टार्च को लगाया जाता है।
चौथी फिनिश है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग की फिनिश जो है रासायनिक फिनिश होती है और ये कपास और लिनन दोनों पे की जाती है। इस फिनिश को करने से कपास और लिनन में रेशम जैसी शाइनिंग आ जाती है, वो सिकुड़ते नहीं हैं और उनकी ऐंठन भी खत्म हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हमें कैसे करना है? सबसे पहले एक यंत्र लिया जाता है जो चौखट जैसा होता है, चारों तरफ फ्रेम होता है जिसमें चौखट टाइप चार उसके किनारे हैं, आयताकार वर्गाकार कपड़े के अनुसार हो सकता है। इसमें 2 डंडे लगे होते हैं, इन डंडों को मैंगल्स कहते हैं। अब इस यंत्र का यूज़ हम क्यों करते हैं? इस यंत्र का प्रयोग कपड़े के अंदर 15 से 20% कास्टिक सोडे का घोल ठंडा अवस्था में होता है, घोल उसको मिलाने के लिए करते हैं। तो 1 से 2 मिनट ये कपड़े में इस घोल को मिलाता है और ये प्रक्रिया सामान्य कमरे के नॉर्मल टेम्परेचर पे की जाती है। उसके बाद गीली अवस्था में ही फ्रेम के ऊपर लंबाई और चौड़ाई में कपड़े को अच्छे से खींचकर फैला दिया जाता है। उस टाइम हम तापमान और दबाव दोनों को कंट्रोल करते हैं, कितना फैलाना है खींचकर और क्या टेम्परेचर रखना है ये निर्धारित किया जाता है। उसके बाद फिर रोलर के मध्य से कपड़े को निकालते हैं ताकि फालतू का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा है वो निकल जाए। फिर हम उस फ्रेम के ऊपर जिस पे हमने कपड़े को लपेटा हुआ था उसके ऊपर हम गर्म पानी का स्प्रे करते हैं। इससे क्या होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बचा हुआ था वो निकल जाएगा। और फिर हम इसको बचे हुए, उसके बाद भी अगर कुछ बच गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, उसको हमें उदासीन करना है। तो उदासीन करने के लिए उसके ऊपर ये एक क्षार है और अम्ल की क्रिया करेंगे तो उदासीन हो जाएगा। उसके लिए कोई भी हल्का अम्ल का घोल उसके ऊपर डाल देंगे। लास्ट में हम साफ पानी से वस्तु को अच्छे से धो लेंगे। तो ये रासायनिक फिनिश है जिसमें तंतु की रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आता, केवल अणुओं की व्यवस्था में बदलाव आता है। कैसे अरेंज किए गए हैं अणु, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। और शुरू में मर्सराइजिंग जो है, ये जो कपास और लिनन के कपड़े जिन पे किया जाता है ये सेल्यूलोज से बने होते हैं और सेल्यूलोज की जो सेल होता है वो किडनी या बीन शेप होता है। मर्सराइजिंग के बाद वो गोलाकार हो जाता है। उसके बाद है इसके लाभ। क्यों करते हैं हम मर्सराइजिंग? सबसे पहला, इससे कपड़े की अवशोषकता बढ़ती है, नमी को सोखने की शक्ति बढ़ जाती है। उसकी रंगों के प्रति सादृश्यता बढ़ जाती है जिससे कपड़ों को डाई करना आसान हो जाता है। इसकी चमक बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ एरो लगाया मतलब बढ़ना, चमक बढ़ गई, इसकी मजबूती बढ़ गई, मजबूती लगभग 20% इसमें बढ़ जाती है। इन कपड़ों को धोना आसान हो जाता है क्योंकि सतह जब समतल हो गई तो आसानी से उस पे से दाग धब्बे छुड़ा सकते हैं। कपड़ा श्रिंक नहीं होता, सिल्क जैसी शाइनिंग उसमें आ जाती है और सतह समतल होने से धूल मिट्टी मैल उस पर टिकती नहीं है, जल्दी मैला नहीं होता है। उसके बाद 5वीं परिसज्जा है सैनिटाइजिंग या प्री श्रिंकिंग, जो कपड़ों को पहले से ही श्रिंक कर दिया जाता है जिससे बाजार में कपड़ा जब बिकने के लिए आए तो कई बार क्या होता है कि कपड़ा हम खरीद के ले आए, उस कपड़े को हमने सिलवा लिया और पहन लिया, उसके बाद धोया तो कपड़ा श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। ये बहुत बार सूती और लिनन के ऊपर और ऊन के ऊपर ये दिक्कत आती है। तो अब आपकी सिलाई भी वेस्ट गई, कपड़ा आपको आ नहीं रहा, तो हमारी सिलाई और कपड़े की कीमत दोनों वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए कपड़े को बेचने से पहले ही उसके ऊपर ये फिनिश दी जाती है जिसे सैनिटाइजिंग या प्री श्रिंकिंग कहती हैं। बहुत से सूती कपड़ों के ऊपर आप मिल की स्टैंप लगी होती है तो लिखा हुआ होता है सैनिटाइज्ड एंड मर्सराइज्ड कॉटन, वो सूती कपड़ा जिसपे सैनिटाइजिंग भी हो रखी है, सिकुड़ेगा भी नहीं, मर्सराइजिंग भी है, चमक वगैरह उसमें है। तो ये कपड़ा जो है वो सिकड़ गया। अब परिसज्जा करने से कपड़ा थोड़ा महंगा तो मिलता है, लेकिन हमारी ये जो प्रॉब्लम सिकुड़ने की आती है कि कपड़े की कीमत और उसकी सिलाई की कीमत हमारी वेस्ट होगी, तो अच्छा ये है कि पहले ही हम थोड़ा सा महंगा कपड़ा ले लें जिससे बाद में ये दिक्कत ना आए। लेकिन ये कपड़े सिकुड़ते क्यों हैं? जब हम कताई या बुनाई करते हैं तो हम रेशे को खींचते हैं। बुनाई में ताने और बाने के धागों को खींचा जाता है और खींचने के लिए से खींचते हैं तो उनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। उसके बाद जब
उस पे से उतार लेते हैं तो कुछ सीमा तक तो वापस आप नॉर्मल साइज में वो आ जाते हैं थोड़ा, लेकिन पूरा 100% वो नहीं आ पाते। उसके बाद जब हम धोते हैं तो फिर वो अपने 100% अपने पुराने आकार में आते हैं, वास्तविक आकार में, जिससे उनका साइज कम हो जाता है और वो सिकुड़ जाते हैं। यह प्रॉब्लम रहती है। अब इस प्रक्रिया को, इस फिनिश को हम कैसे करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले कपड़े को हम पानी में भिगोएं, उसको गीला कर लें, फिर गीले कपड़े को हम भाप के रोलर में से गुजारें। तो उससे क्या होगा कि एक रोलर जो है वो 2 रोलर हमारे पास होते हैं। एक रोलर की सतह समतल होती है, दूसरे रोलर के ऊपर कंबल ढका हुआ होता है। इन दोनों रोलर के बीच में से कपड़े को जब निकालते हैं तो कपड़ा नमी को चूसकर सिकुड़ जाता है और धोने पर यह कपड़ा फिर दोबारा कम सिकुड़ता है, जिससे उसकी शेप ठीक रहती है। छठी हमारी परिसज्जा है क्रीज रेजिस्टेंट या सलवट अवरोधी परिसज्जा। जिन कपड़ों पर जल्दी सलवट पड़ जाती है उन कपड़ों पर यह परिसज्जा की जाती है। सेलुलोज वाले कपड़े जो कपास, लिनन और रेयन के हैं, उनमें सलवट जल्दी पड़ती है। जल्दी सलवटें कपड़ों में सलवटें क्यों पड़ती हैं? 2 कारण होते हैं। पहला, कपड़ा जो है वो नई स्थिति से जल्दी एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग कहीं जाके जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ को प्रॉब्लम आती है। तो जो कपड़ा भी नवीन स्थिति में, पहले आप खड़े हैं, कपड़ा पहना हुआ है, खड़े हैं तो उस अवस्था में कपड़ा है, फिर आप बैठ गए तो कपड़े पर दबाव पड़ गया और वो नई स्थिति में उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है। दूसरा, लचक का अभाव, लचक की कमी। ये 2 कारण हैं जिससे कपड़ों में सलवट पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? पहले हम कपड़े की नमी सोखने की शक्ति को कम करते हैं। नमी सोखने की शक्ति को कम करने के लिए हम तंतु का जो ढांचा है, उनके बीच की जो जगह है उसको भरते हैं ताकि नमी प्रवेश ना करे। ठीक है। इसके लिए हम यूरिया रेजिन का घोल का प्रयोग करते हैं। यूरिया रेजिन का घोल हमने खाली स्थानों में ढांचे को भरने के लिए यूज कर दिया, तो उससे क्या होगा कि खाली जगह भर जाएगी। यूरिया रेजिन का घोल का यूज करने के बाद हाई टेम्परेचर और नमी वाले वातावरण में उसको हमने सुखाना है। यूरिया रेजिन का घोल 2 प्रकार का होता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये वाला कलरलेस होता है, कलर इसका खुद का कुछ नहीं, कोई नहीं होता, तो इसको हम सफ़ेद हल्के रंग के कपड़ों पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन डार्क कलर का होता है, इसको हमें गहरे रंग के कपड़ों पे ही यूज करना चाहिए। ठीक है। तो अब ये जो हमने क्रीज रेजिस्टेंट फिनिश की, इससे क्या कपड़े में चेंज आते हैं? कपड़ों में अणुओं की आपस की दूरी कम हो गई, उनकी नमी सोखने की शक्ति कम हो गई, उनकी लचक अधिक हो गई। इससे फायदा क्या होता है? कपड़े को प्रेस करने में कम समय लगता है, कपड़ा देखने में सुंदर लगता है, कपड़े का भार हल्का हो जाता है, उसमें सलवटें नहीं पड़ती और वो कड़ा हो जाता है। 7वीं और अंतिम फिनिश है वाटर प्रूफिंग। इन कपड़ों के अंदर जल प्रवेश जो है उसको हम रुकावट डालें या उसके गीला होने की में रुकावट डालें, तो ये हम वाटर प्रूफिंग करते हैं। ये प्राकृतिक तंतुओं पे और कृत्रिम वस्तुओं पे, दोनों पे की जा सकती है। जैसे हम कोई चीज़ के ऊपर लेमिनेशन कर देते हैं, आपकी फ़ोटो है उसके ऊपर लेमिनेशन करवा दिया आपने, चाहे प्लास्टिक का उस पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट चढ़वा दिया या कोई स्प्रे वगैरह से लैमिनेट कर दिया, तो लैमिनेशन जो है उसके लिए हम वाटर प्रूफ मटेरियल का यूज़ करते हैं। वाटर प्रूफ मटेरियल जो लैमिनेशन के लिए यूज़ करते हैं उसमें रबड़ हो सकता है, उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड हो सकता है, इसको PVC बोलते हैं, पॉलीयूरिथ्रेन हो सकता है, इसको PU बोलते हैं, सिलिकॉन यूज़ कर सकते हैं या वैक्स मोम यूज़ कर सकते हैं। ये पदार्थों का प्रयोग कपड़ा बनाते समय ही किया जा सकता है या बाद में भी किया जा सकता है। बाद में जब हम यूज़ करते हैं तो स्प्रे के द्वारा कपड़े पर ये फिनिश दी जाती है। ठीक है। इसके साथ ही है हमारा चैप्टर परिसज्जा वाला कंप्लीट हो गया। थैंक यू।